Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अरम काज़मी और मैं हूं सबाशी। आज जुमा है 4 अगस्त है और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें, कुछ मुस्कुराहटें और एक मजेदार से टॉपिक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनाब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और एक बार फिर से बच्चों ने स्कूल का रुख करना शुरू कर दिया है। और आज मैं जब निकल रही थी तो रास्ते में जितनी ट्रैफिक थी उसको देख के मुझे सही अंदाजा हो रहा था कि स्कूल खुल चुके हैं। तो आज हम जो है वो कुछ बात करेंगे कि वैसे तो बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना, लेकिन जब छुट्टियों के बाद जाते हैं तो जाने की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। और उस एक्साइटमेंट में तरह तरह की ख्वाहिशें, हमें नए बैग चाहिए, नए शूज चाहिए, नई चीजें चाहिए, नया यूनिफॉर्म चाहिए, नई ज्योमेट्री चाहिए। तो ये तमाम तर ख्वाहिशात जो है समवेयर बच्चों को तो खुशी देती है, लेकिन उनके माँ बाप के लिए बड़ी ब्लैकमेलिंग हो जाती है कि हम स्कूल तभी जाएंगे जब हमें नया बैग मिलेगा, हम स्कूल तभी जाएंगे जब हमारा यूनिफॉर्म जो है वो नया आएगा और थोड़ा बड़ा आएगा, और किताबें नई नई होने का एक नई एक्साइटमेंट होती है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी सबसे बड़ा मसला मुझे सिर्फ उठने में होता था कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता था। और वो आज तक मेरी ये आदत है कि मुझे जब शो के लिए सुबह उठना होता है तो मुझे सबसे ज्यादा ये टेंशन होती है कि यार मैं टाइम पे उठ जाऊं। तो ये इशू बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही है। तो आजकल बच्चे किस तरह से अपने स्कूल के लिए दोबारा से तैयारियां कर रहे हैं, और जिन लोगों के स्कूल्स खुल चुके हैं, क्योंकि कराची में तो स्कूल्स खुल चुके हैं लेकिन लाहौर में अभी भी छुट्टियां हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पर अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि जैसे ही उनके स्कूल सितंबर में खुले तो वापस से ज्वाइन करें और उनके होमवर्क भी कंप्लीट हो। तो आज सारा दिन हम इसी के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब जैसे मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया तो मैं एकदम से हंस गई इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक हमें फौरन से ना फ्लैशबैक में ले जाता है। मतलब हमें अपनी याद आने लगती है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते थे, जब हमारे स्कूल खुलने वाले होते थे तो हम अपने पेरेंट्स से क्या कहते थे। अच्छा, ये एक नेचुरल सी बात है ना कि जब आप इतने दिन स्कूल से आउट रहेंगे और बीच में आप समर कैंप करेंगे, बीच में आप खाला के, नानी के, मामू के, ताया के जाएंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे आप वेकेशंस पे, और वापस आकर फिर आपको पूरा साल स्कूल में पढ़ना है, अच्छे लेने हैं और ओवरऑल ट्यूशन का सिलसिला, और फिर साथ साथ जो है वो मुझे अपने बारे में इस तरीके से याद है कि मेरी ट्यूशन भी होती थी, फिर से 12 भी पढ़ने जाना होता था, और फिर उसके साथ साथ स्कूल का होमवर्क भी होता था, फिर जल्दी सोना भी पड़ता था। तो भाई इस तरह की चीजों में ब्लैकमेलिंग तो बनती है। तो फिर ये होता था कि स्पेशली मैं गेम्स का मुतालबा करती थी कि पहले मुझे हाँ ये लाके दीजिए, और मुझे शूज चाहिए, मुझे एक शू नहीं चाहिए, मुझे 2 शूज चाहिए, और मुझे टाई भी चाहिए, तो मुझे फिर कैप भी दूसरी चाहिए। तो इस तरह के मुतालबात होते रहते हैं और ये छोटी 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 खुशियां होती हैं, और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे उनसे इस तरह के मुतालबात करें ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे। मगर मैं बिल्कुल भी ऐसी बच्ची नहीं थी जो इंतजार करती थी कि स्कूल कब खुलेंगे। मैं कहती थी यार कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 2-4 दिन और आगे बढ़ जाए। और स्कूल वाले दिन स्पेशली ये होता था कि जैसे आपने जाना है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ नए नए वो बहाने करने लगते हैं। तो डेफिनेटली अब स्कूल खुल गए हैं, रौनकें बहाल हो गई हैं, और छुट्टी सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, मतलब जो वेकेशंस थी वो बच्चों की नहीं थी, टीचर्स की साथ साथ थी और पेरेंट्स की भी थी। तो सड़कों पे रवा दवा है और टीचर्स भी अब जाने लगे हैं स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सबसे ज्यादा टीचर्स बड़े एक्साइटेड होते हैं कि वो इतने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद जो है अपने दोबारा से उन स्टूडेंट्स से मिलेंगे, नए क्लासेस में बच्चे जाएंगे, नया कोर्स होगा। तो इसकी हैपनिंग्स के हवाले से क्या क्या सिनेरियो होता है हम आज के शो में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मिलेंगे बुक शॉप ऑनर से और मालूम करेंगे कि स्कूल खुलने के बाद इनकी दुकान पर कैसा रश है। अभी जैसे अप्रैल गया तो उसमें बड़ा अच्छा सेशन था। अभी फिर छुट्टियां हो जाती हैं, छुट्टियों में तो इतना काम नहीं होता है, बस ये कि हेल्पिंग में कुछ चल जाता है, स्टोरी बुक्स वगैरह ये। बाकी अब स्कूलें खुली हैं तो फिर काम शुरू है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अब फिर बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, और दुकानदार, हमारे पास तो दुकानदार ज़्यादा आते हैं, पेरेंट्स कम आते हैं। नई किताबों के साथ नया बैग और दीगर चीजें भी तो होनी चाहिए। तो मिलेंगे इसी हवाले से स्टेशनरी शॉप ओनर से। जैसे जैसे स्कूल खुलने में 10-15 दिन का टाइम बचता है तो फिर वो पब्लिक का माइंड जो है फिर वो डाइवर्ट हो जाता है कि अब स्कूल की तैयारी करें। न्यू बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, लंच बॉक्स हैं, पेंसिल बॉक्स हैं, कलर्स की वैरायटी है, इसी में कुछ यूनिक चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं तो वो भी चलती रहती है। तो फिर हम उसी का स्टॉक ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। और मिलेंगे उन माओं से जो बच्चों को स्कूल जाने के लिए शॉपिंग करा रही हैं।
बच्चों का ये होता है कि जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो रही होती है तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि मतलब हमें स्कूल की नई बॉटल चाहिए, मेरे सॉक्स नहीं है। फर्स्ट डे का बहाना भी होता है बच्चों के पास कि आज बच्चे कम आएंगे स्कूल में। बच्चों के स्कूल के खुलने के बाद ये होता है कि बस बच्चे ज़रा पहला दिन होता है मुश्किल, फिर उसके बाद तो जो है बच्चे वो जाते हैं और फिर बस वो वहाँ की जो असाइनमेंट मिलती हैं वो उनके लिए बस ज़्यादातर भाग दौड़ होती है कि बच्चों ने ये लेके आना है, वो लेके जाना है। और बस आज भी हम इसी सिलसिले में जो है यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो जनाब अभी सना मुझे अपने बहाने बता रही थी कि किस तरह से वो स्कूल के पहले दिन को छोड़ने के लिए बहाने लगाती थी कि मेरी सांस नहीं आ रही, और ये सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल ये सब बातें और बहुत सी जो अपनी मेमोरीज है हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चले जनाब, आज अखबारात की शेर सुर्खियाँ क्या कह रही हैं, बहुत कुछ कह रही हैं। अच्छा जी, मेन लीड है आयशा गुललई के हवाले से, और यह है कि इमरान गुललई मामला स्कैंडल बन गया। जी हाँ, वाकई ये स्कैंडल बन गया। गंदे पैगामात भेजे, अकेले मिलने के लिए कहा, गुललई नून लीग का पैसा चल गया, इल्जामात में मंतक नहीं, इमरान इल्जामात जवाबी इल्जामात की बारिश। इमरान ने शादी का इशारा दिया, गुललई आयशा से मुलाकात की, न पैसे दिए, 50 करोड़ हर जाने का दावा करूंगा, अमीर मुकाम रिहाम ने किताब लिख दी तो खान साहब का क्या होगा, हनीफ अब्बासी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो पे, इस लीड पे जो कि बड़ी जोड़ जोड़ कर बनाई गई, इसका एक जो खुलासा है वो कुछ इस तरीके से है कि अब तक हम देख रहे थे कि गुललई की जानिब से बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म का जो है डिफेंड नहीं किया जा रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी, लेकिन कल उन्होंने जो है खुलकर बात की है, कल उन्होंने खुलकर बहुत जो है वो डिटेल में अपनी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने साथ साथ बताया कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी उन्होंने मैसेजेस दिखाए हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, गो कि वो श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मैसेज दिखाए हैं। और दूसरी बात ये कि जो शादी का मामला है वो भी सामने आया, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने वालिद और भाई के साथ बनी गाला गई थी, जिस पर इमरान खान साहब जो है वो बात को कुछ टालने लगे और उसके बाद फिर बात आई गई होगी। और साथ साथ उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो रेज़ किया। उन्होंने कहा कि एक जगह मैं जलसा कर रही थी और वहाँ पर जब मैं जलसा कर रही थी तो दिया गया है, तो अब वो डिफेंड करेंगी और जो भी सबूत होंगे वो कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगी। अच्छा, तो आज ये है ये लीड, और साथ साथ एक और अहम पेश रिहाम खान के हवाले से एक बात जो यहाँ पर मेंशन है कि रिहाम खान की भी एक किताब आ रही है, तो उस पर हनीफ अब्बासी कहते हैं कि अब इमरान खान साहब का क्या होगा, लेट्स सी उसमें वो क्या इंकिशाफात करती हैं। तो पीटीआई मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी में आ सकती है, उसकी सियासी साख को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये तो जो अहम खबर वहाँ पर मेन हेडलाइन बनाई गई है, हाँ। मुझे फिर से एक तशवीश है कि एक्सप्रेस में इस तरह की कोई खबर मेंशन नहीं है, ना इमरान खान के अगेंस्ट और ना ही आयशा गुललई की फेवर में, कुछ भी ऐसी खबर जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो पहली जो बात की आयशा गुललई के हवाले से, तो आज मैं सुबह एक बयान उनका सुन रही थी और उसमें उनका ये भी कहना था कि मुझे 3 करोड़ रुपए हर जाने के बारे में कहा गया है, लेकिन मेरे पास अकाउंट में तो 3 लाख रुपए भी नहीं है, तो ये हर जाना मैं कहाँ से दूंगी। मेरे फादर जो है वो उस्ताद है, तो मेरे पास इतने कोई पैसे भी नहीं है कि मैं हर जाना दे सकूं, लेकिन हाँ जो मेरे पास सबूत है उनको कानूनी तौर पर मैं सामने भी लेकर आऊंगी और उसके बाद ये केस किस तरह से टर्न आउट करता है ये तो सिचुएशन ही बताएगी। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेस रोजनामा में आज जो मेन हेडलाइन लगाई गई है, आज की सबसे बड़ी खबर वो है कि मामला तय पा गए, नई काबीना आज हल्फ उठाएगी। 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन फिलहाल अभी हमारा शो चल रहा है, जैसे ही यहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू हो जाएगी हम आपको वहां पर भी लिए चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें कि खबर जो है वो यहाँ पर ये मेंशन है कि नून लीग के मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में वफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद वफाकी काबीना के अरकान के नामों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और अहम बात यह है कि चौधरी निसार जो है वो इस काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि नए चेहरे भी इसमें हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। और आज 9 बजे के करीब जो है ये हल्फ उठाने की तकरीब होगी, जिस हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन आज अपडेट भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, वज़ीर आज़म की नई टीम जो है वो फाइनल हो गई है और पहले ये कहा जा रहा था कि अबूरी वज़ीर आज़म हैं, 45 दिनों बाद जो है शहबाज शरीफ फिर ओहदा संभालेंगे, लेकिन क्योंकि पंजाब की सूरत हाल उनका असल गढ़ है, उनका वोट बैंक है, तो बहुत सारे वज़रा ऐसे कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को पंजाब में रहना चाहिए। और पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है उनका भी ऐसा कहना है कि बहुत सारे वज़रा उनको बतौर वज़ीर आज़म देखना तो चाहते हैं, लेकिन पंजाब की ज़रूरत है शहबाज शरीफ, इसलिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वही कंटिन्यू करेंगे 2018 तक और वही फाइनली वज़ीर आज़म रहेंगे। और आज उनकी नई टीम भी फाइनल हो गई है और बस जैसे ही वोट टेकिंग सेरेमनी होगी तो हम आपको वहाँ पर लिए चलेंगे और ताज़ा तरीन
इन खबरों से आगाह करेंगे। इसके अलावा चौधरी निसार इस काबीना का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये हेडलाइन जो है अगली वो है आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से, जिन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। पनामा अमरीकी साजिश, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई करप्शन नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद जो है फजल रहमान, नवाज शरीफ को रिलीफ अवामी ताकत से मिलेगा, ऐसा कहती हैं आसमा जहांगीर। मुल्क में एक नई फिजा बनाई जा रही है कि आमरीत जमहूरियत से बेहतर है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सियासत का खात्मा और साफ सुथरी संजीदा सियासत होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं सरबरा JUI फे। अच्छा, JUI फे के हवाले से मुझे याद आया कि मौलाना फजल रहमान के जानिब से भी मुतालबा किया गया है काबीना में 2 सीट्स के लिए। तो कहा जा रहा है कि शायद अकरम दुरानी को भी कोई ओहदा मिलेगा और एक और कोई वजीर हैं शायद उनको भी कोई ओहदा मिलेगा। अच्छा, आसमा जहांगीर की बात हो रही थी जिन्होंने मुतनाज़ बयान दिया है, तो इनके मुतनाज़ बयान को जो कानूनी माहिरीन है बैरिस्टर फरोग नसीम, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है। तो इस खबर को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया गया। अच्छा, अभी जो विफाकी काबीना के हलबर्दारी के हवाले से सामने बातें आ रही हैं, तो एहसन इकबाल को जैसे कि वजीर दाखिला बनाया गया है, लेकिन 4 साल के बाद बड़ी खबर ये है कि 4 साल के बाद हमारे वजीर खारजा भी जो है वो तय पा चुके हैं और ख्वाजा आसिफ जो है वो अब हमारे वजीर खारजा होंगे। तो एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने इस तरफ तवज्जो तो दी कि हमें भी वजारत खारजा की जरूरत है। चले जी, देर आए दुरुस्त आए, वजारत हमारे वजीर खारजा तो आए ना एटलीस्ट कुछ तो। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्रेस रोजनामा में एक खबर जो कि मैं मिस कर गई हूँ और मुझे लगा कि आज शायद इस हवाले से खबर नहीं है, लेकिन है, तो आप लोगों को दोबारा बता दें कि आइन के 62-63 खत्म की तो अवाम को सड़कों पर लाऊंगा, ऐसा कहना है इमरान खान का। और एक बार फिर से उन्होंने ये धमकी दी है अवाम को सड़कों पर लाने की। तो अल्टीमेट उनके पास जो रास्ता रह जाता है वो ये रह जाता है कि हम सड़कों पर अवाम को ले आएंगे, और अवाम भी ऐसी है कि हर मर्तबा तैयार हो जाती है पीछे आने के लिए। खैर, और गुलालाई के हवाले से उन्होंने कहा कि गुलालाई के पीछे नवाज शरीफ और मीडिया का गॉडफादर है। अच्छा, गुलालाई पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर उन्होंने कहा है कि उनकी बहन के हवाले से किसी किस्म की बातों को जो है वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स गर्ल है और हमें उनके काम पर जो है वो उनकी इज्जत की बात। बिल्कुल, गुलालाई का भी ये कहना है और हमारा भी यही कहना है कि वो स्क्वैश चैंपियन है, वो उनको सियासत से दूर रखा जाए, उनको इस मामले नॉन पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल ना दाखिल किया जाए। अच्छा, शॉर्ट न्यूज़ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आज। वैसे तो सारी न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर पिक्चर पब्लिश हुई है जंग में शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, जिसमें वो गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं। अच्छा, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज से के हवाले से बड़ी बातचीत होती रही कि बड़ी कंफ्यूजिंग सी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। खैर, इसके ऊपर भी नफीस भाई जब आएंगे तो उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे, जबकि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि जैसे कोई नया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है तो तमाम लोग ये देखते हैं कि जी उसका कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट है, क्या ट्वीट किया है। तो नए वज़ीर आज़म का कोई अकाउंट नहीं है। और दूसरी जो बात है वो है डोंगा गली में नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर नून लीग और PTI के कारकुनान आमने सामने आ गए। अच्छा जी, तो ये तो खबरें थी। अब आपके पास हाँ जी, बिजनेस क्वार्टर में सेम वही खबर यहाँ पर मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी रिव्यूज द ऑनर गार्ड हियर ऑन थर्सडे। कल हम जब शो कर रहे थे उसी दौरान पे ये तकरीर भी हो रही थी और बातचीत भी जो है इसी हवाले से हो रही थी, लेकिन साथ साथ उनका एक बयान जो हम था वो यही था कि जो इस वक्त CPAC का मंसूबा चल रहा है उसकी निगरानी मैं खुद ही करूंगा, और जो हमारे मामलात जिस तरह से चल रहे थे उन्हीं तरह से उन मामलात को जो है वो आगे लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा कि ये मामलात जो है जल्द जो है वो उनकी तकमील भी हो जाए। साथ ही साथ चीन के हवाले से उन्होंने बात की कि चीन हमारा मुखलिस दोस्त है, इक़्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देंगे। वज़ीर आज़म से चीन के सफीर की मुलाकात भी हुई, जबकि उन्होंने मुबारकबाद भी उन्हें दी है। एक तो ये खबर मेंशन थी, जबकि दूसरी खबर जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर टू बी ब्रीफ्ड अबाउट एक्सपोर्ट स्लाइड। तो सेम जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर उनकी जानिब से जो अब एक्सपोर्ट स्लाइड के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है और ये खबर जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई। ठीक है जी, डॉन में भी काबीना के हवाले से खबर है कि ओल्ड फेसेस स्टेज कम बैक टू न्यू कैबिनेट, ख्वाजा आसिफ टू गेट फॉरेन मिनिस्टर स्लॉट, एहसन इकबाल विल रिप्लेस चौधरी निसार। चलिए जी, वही ख्वाजा आसिफ के हवाले से यहाँ पे खबर है कि उनको ओहदा मिला है जो वज़ीर खारजा का। और दूसरा, बनी गाला मेंशन वाज़न्ट मीन फॉर जमामा, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड। अकरम शेख सेज इमरान खान ओनली वांटेड टू अवॉइड टैक्सेस, सुप्रीम कोर्ट पुट ऑफ फर्दर हियरिंग अंटिल सितंबर। तो जनाब, ये तो थी तमाम आज की अहम खबरें, जो हमारी कोशिश होती है कि पेज के ऊपर जितनी भी मेन लीड्स हैं छोटी या बड़ी आप तक पहुँचा दें, तो हम जल्दी जल्दी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब मुख्तलिफ शहरों का हाल कौन जानेगा पहले? चले, मैं जानती हूँ आज कि कौन है आज हमारे साथ। मेरा ख्याल है सबसे पहले हम लोग करेंगे लाहौर का। ओके, लाहौर से हमारे साथ हुमा भट्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज लाहौर शहर में क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं। जी हुमा, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में एक्टिविटीज़ तो मैं ज़रूर बताती हूँ, लेकिन साथ में गर्मी का हाल जो है वो भी बता दूँ कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही हफ्स है और धूप बहुत तेज़ है और बिल्कुल मेरे सामने है, जिसकी वजह से मुझे देखना जो है वो मुश्किल हो रहा है।
इवेंट्स का जिक्र करूँ तो आज क्योंकि यौम शहदा मनाया जा रहा है तो उसके लिए आज पर लाहौर में एक कुरान खानी का एहतमाम किया गया। उसके बाद शहदा की कब्रों पर हाज़िरी दी गई और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि 150 के करीब पंजाब के शहदा हैं जो मुख्तलिफ सानहात में जिन्होंने जाम शहादत नोश की है, तो उनके लिए आज एक मरकज़ी तकरीब भी होगी अलहमरा हॉल में और वहाँ पर IG पंजाब यहाँ पर आएंगे और इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। इसके बाद जिक्र करती हूँ ICC के लास्ट एक्स प्रेसिडेंट जो हैं ज़हीर अब्बास, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो यकीनन उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो भी देखेंगे कि वो इसके बारे में और क्रिकेट के बारे में आज क्या कहते हैं। और एक सेमिनार है जिसमें हम लोगों को नज़र आएंगे तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस जो कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें PTI भी होगी, उसमें नून लीग भी होगी, उसमें जमात इस्लामी भी होगी और तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो आज हमें वहाँ पर दिखाई देंगे प्रोमिनेंट जो। अच्छा हुमा, ये भी बताइएगा कि जैसे कि आज हम बात कर रहे थे इस बारे में कि बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं, तो लाहौर में स्कूल कब से खुल रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ये मैं उस दिन भी बात करने लगी थी जब कराची में स्टार्ट हो गए थे स्कूल, लेकिन अभी फ़िलहाल लाहौर में और पंजाब भर में अभी जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। बच्चे अभी भी इंजॉयमेंट में मसरूफ़ हैं और ये छुट्टियां जो हैं वो 14 अगस्त के बाद ही ख़त्म होंगी। 14 अगस्त को लास्ट डे होगा और उस दिन छुट्टी के बाद स्पेशली जब तमाम तकारीब हो जाएंगी 14 अगस्त की, उसके बाद वो स्कूलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा YDA में ज़रूर बताऊँगी सबा के लिए स्पेशली कि YDA जो है अभी तक उनका जो मुतालबात हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं, ना तो वो सुधरे हैं और ना ही हुकूमत ने कोई अपना स्टैंड जो है वो पीछे किया है। अभी तक उनके मुतालबात भी नहीं माने गए और ना ही उनके जो उनकी स्ट्राइक है वो खत्म हुई है, जिसकी वजह से सरकारी हॉस्पिटल जो है अभी तक वैसे के वैसे ही है। अच्छा हुमा बट आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाहूँगी, मियां नवाज शरीफ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, संडे को लाहौर आ रहे हैं, उनकी आमद के लिए कोई इंतजाम देख रही हैं आप? क्योंकि पहले तो वो GT रोड से आ रहे थे लेकिन अब मोटरवे सजेस्ट किया गया है उनको, तो लाहौर में कुछ इंतजाम है, कोई बैनर्स वगैरह, कोई कैंपेनिंग है? जी बिल्कुल, इसके हवाले से मेरी कल भी एक बात हो रही थी तमाम पॉलिटिशियंस के साथ। उनका यही कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जैसे ही मोटरवे के रास्ते यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, जैसा कि देखा गया मरी में उनका इस्तकबाल किया गया है, उससे ज़्यादा यहाँ पर नजर आएंगे। और उसके लिए सैटरडे को तमाम प्लानिंग कर ली जाएगी और सैटरडे को जब प्लानिंग कर ली जाएगी तो उसके बाद वो तमाम जो है वो सामने भी ठीक है, सैटरडे को प्लानिंग कर ली जाएगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या होना है। लेकिन जो इन्होंने मुझे थ्रो किया ना, मुझे लगता है ना हम लोग चलेंगे लाहौर और लाहौर चल के ना हम खुद ही जाके YDA वालों से पूछेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मसला क्या है आप लोगों का। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। हाँ। और आगे आज कहाँ जाएंगे हम? आज मुल्क भर में पुलिस का यौम शहदा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कराची में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वकास खान से। जी वकास खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में ही पुलिस डे मनाया जा रहा है। इस तरह कराची में भी कुछ तकरीबात का एहतमाम किया गया है। सिफत गयूर जो कि पेशावर में SSP थे, उनकी शहादत का दिन है। इस दिन की मुनासबत से यहाँ पर एहतमाम जो किया गया है उसमें आज सुबह यहाँ पर KPO ऑफिस में सुबह 10 बजे कुरान खानी का एहतमाम किया गया। यहाँ पर इस वक्त भी इंतजाम जारी हैं, सिक्योरिटी का भी यहाँ पर सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा जो अबुल हसन आसफानी रोड पर कुछ दिनों पहले एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था, उनके नाम से वहीं उसी मुकाम पर एक चौक तामीर किया गया है। उसका इफ्तिताह जो आज के दिन किया जाएगा, हो सकता है कि उसमें IG सिंध भी उसमें शिरकत करें। इसके अलावा दीगर तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा और तकरीबन रात गए तक ये तकरीबात जारी रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से भी। गुड मॉर्निंग। आज भी कुछ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास इस वक्त मेरा ख्याल है कराची से खबर है कि कराची की 13 हसास यूनियन काउंसिल्स में मुहिम इस वक्त जारी है। मुहिम में हसास यूनियन काउंसिल्स में 4 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स का कहना है कि अब भी ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं यहाँ पर मौजूद जो कि ताबू नहीं कर रहे। रमज़ान साल के दौरान सिंध में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया, ताहम गिलगित, लोधरा और किला अब्दुल्ला से एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है। और अनम पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पे जितने भी सिक्योरिटी अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नेपरा की बात कर लेते हैं। नेपरा ने CPEC के तवानाई के मंसूबों की हिफाजत पर आने वाला खर्चा बिजली सारिफीन से वसूल करने का फैसला कर लिया है। चले जी,
नेपरा ने हिफाजती लागत बिजली के निर्खों में शामिल कर दी। आवाम से $1,50,000 सालाना हिफाजती फीस की मद में वसूल किए जाएंगे। इजलास में हिफाजती फीस में हर साल 3% इजाफा करने की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि बिजली सारिफीन से ये फीस हर माह ली जाएगी। और आज सुबह ही नाश्ते में मैं अम्मी से कह रही थी कि अब बिजली का बिल ज्यादा आया करेगा, तो उन्होंने कहा पहले ही इतना ज्यादा आता है और कितना आएगा। मैंने कहा भाई सीपैक के लिए भी हमें देना पड़ेगा। और मुल्तान सेंट्रल जेल में कैदियों की टीम सर्कल 1 और सर्कल 2 के माबैन वॉलीबॉल मैच हुआ है। सर्कल 2 की टीम ने 31 पॉइंट स्कोर करके मुकाबला अपने नाम कर दिया। जश्न आजादी के हवाले से मुनक्किदा इवेंट में मैच के बाद कैदियों के साथ साथ एहलकारों ने भी ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खूब एंजॉय किया। क्या बात है। हमारे लोग वैसे कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ते एंजॉयमेंट का, चाहे ढोल की थाप हो। वैसे अगर रोड पर भी आ जाते हैं, कभी हमारी गली मोहल्ले में भी आ जाते हैं, तो लोग वहाँ बाहर निकल भंगड़े अभी आपने देखे 13-14 अगस्त को, आप देखिएगा शहर कायद का क्या हाल होता है, कितना जबरदस्त समा होता है, हर जगह पेट्रियोटिज्म के मनाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग, आज में यह वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। खाना बनाने का झटपट तरीका प्रेप रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि नून लीग की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं के इसरार के बाद आखिरकार शाहिद खाकान अब्बासी को 2018 तक वजीर आज़म बरकरार रखने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब ही रहेंगे, जबकि हतमी फैसले का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मरकजी क़यादत ने सुन ली है। इम्कान है कि शहबाज शरीफ को पंजाब से नहीं निकाला जाएगा। वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 2018 तक ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आइंदा चंद रोज में हतमी फैसला हो जाएगा। नून लीग के अक्सर अरकान ने शहबाज शरीफ के मरकज में जाने के खिलाफ राय दी थी। हम नहीं चाहते कि मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब से जाएं, बिकॉज पंजाब की फुट होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है मियाँ साहब की वजह से। PMLN ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब, उनका नाम और वज़ीर आला पंजाब की मेहनत जो उन्होंने सर्व किया है पंजाब को, इन दोनों की बेस के ऊपर वोट लेती रही है। 2018 तक अगर वो यहाँ रह जाएं और जो वो काम कर रहे हैं वो कर लें। आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आवर विद नाजिया में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ की तस्दीक की, ताहम कहा कि हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। बहसीयत वज़ीर आला पंजाब उनकी वहाँ पे चले जाने से जो डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर थोड़ा तातुल आएगा, और ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है वो जो ये कह रहे हैं। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ के मरकज में ना जाने की सूरत में NA 120 पर शरीफ खानदान का ही कोई फर्द इलेक्शन लड़ेगा। और आज खबरें इतनी ज्यादा हैं कि और फिर भी उन्हीं की डिस्कशन चल रही है। तो अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, कैसे हैं आप और क्या लिख रहे हैं इदारिये? बिल्कुल इदारिये पार्लियामेंट्स फेलियर। अच्छा, असल में ये चेयरमैन सेनेट रज़ा साहब ने जो है ना वो बहुत ही एक जज्बाती तकरीर की है, और उन्होंने रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि हमें जो है इस वक्त जो इंस्टीट्यूशन जो है, ख़ासकर उन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया और जमहूरियत का जिक्र किया है कि जमहूरियत जो है वो खुद ही जो है अंडर अटैक है दीगर इदारों के। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, और उसमें कहा गया है कि इदारे ये कहते हैं इस बयान से हलचल मच सकती है दूसरे हलकों में कि ये रज़ा रब्बानी साहब ने कैसा बयान दे दिया है। लेकिन इसकी हकीकत भी ये है क्योंकि रज़ा रब्बानी का एक बैकग्राउंड है कि जब उन्हें नॉमिनेट किया गया था इस हवाले से इस चेयरमैन सेनेट के लिए, तो ना सिर्फ क्योंकि उनका ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी उन्हें ऐसे जैसे अपना कैंडिडेट इस तरह ही उन्हें सपोर्ट किया था, और उनकी जमहूरियत के हवाले से उनकी खदमात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी इस स्टेटमेंट को बहुत संजीदा तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी की है कि उन्होंने एक प्रपोज किया कि जो इंतज़ामिया है, अदलिया है और इदारे हैं वो मिल बैठें और ये देखें कि किसका क्या दायरे इख्तियार है, कौन अपने हुदूद की पासदारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ताकि जमहूरियत को जो है ना वो अपने उस पर रास्ते पे चल देना चाहिए। तो इस हवाले से, और फिर उन्होंने इस इदारियों ने ख़ासकर ख़ुद पार्लियामेंट
को भी वो मौरूद इल्जाम ठहराया है और सिविलियन को खासकर उन्होंने कहा है कि सिविलियन ने क्या किया, पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स आए तो पार्लियामेंट ने ही उसकी एंडोर्समेंट की। फिर नवाज शरीफ के कुछ जो वो कहते हैं कि बड़े लेमेंटेबल डिसीजन है, हम नहीं कहते कि क्या हुआ, लेकिन इसकी भी जिम्मेदार पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपने इंस्टीट्यूशन को इतना मजबूत क्यों नहीं किया? उन्होंने लिबर्टी दी है, कंसेशन जो भी डिमांड किया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको उन्होंने फ्री स्पेस दी है। ये सिविलियन जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा नफीस सईद साहब, आपने बिल्कुल बात की रज़ा रब्बानी के हवाले से, उनका ये बयान आना और उस टाइम पर आना जबकि अब नई काबीना तश्कील दी जा रही है, आज वोट टेकिंग सेरेमनी भी होगी, टाइमिंग्स कितने इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? वाज़े मैसेज है अब दोबारा के लिए कि जी अलर्ट रहे, अब आप मतलब सुधर जाएं? देखें, ये बहरहाल चाहे वो किसी पॉलिटिशियन की जानिब से आए, लेकिन ये आवाजें हर जानिब से आ रही हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, चाहे आप किसी इदारती नोट उठाने सभा या इदारे या कोई आर्टिकल्स या खुद पॉलिटिशियन, आज हर बंदे की जबान पर यह है कि पार्लियामेंट अगर मजबूत होती, जो सियासी पॉलिटिकल पावर है, जो महवर है, आपको याद होगा तब मैंने आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी तो शुरू से ये कह रही है, जब से ये फैसला आया है पनामा लीक्स वाला, वजीर आजम की नाअहली वाला जो फैसला आया था, उसके बाद से पीपल्स पार्टी यही कहे जा रही है कि हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे टीआरस नहीं माने, हम तो पहले ही कह रहे थे 15-20 सिटिंग्स हुई, ये माने नहीं, ये पार्लियामेंट से बाहर ले गया मसला। जी हाँ, वो तो फोकस है उनका इसी पे। और ये वाकई में अगर आपका अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इतना मजबूत होता तो ये मामला बाहर जाता ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर ही मामला निपट गया था और इतनी ना किसी की सुखी उतनी ना रसवाई होती, ना जमहूरियत पड़ता। और ये अब इन्होंने इदारे ने ये भी कहा कि 58(2) भी खत्म हो गई है, तो नया तरीका ढूंढ लिया गया है पार्लियामेंट के खिलाफ काम करने के लिए। तो मुल्क इससे कमजोर हो रहा है, इसके हवाले से सबको मिल बैठकर सोचना है कि रज़ा रब्बानी की जो एक पेशकश है, जो उन्होंने कहा है कि सब मिल बैठकर बैठे और अपने आईनी हुदूद के तायुन करें, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसको हमें काम करना चाहिए। तायुन करना जो है वो इस टाइम पर बहुत जरूरी है, ताकि मजीद जो मामला है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो बल्कि सुलझने की तरफ ही जाए। अच्छा नफीस सईद साहब, अगला इदारी आप कुछ टैक्स के हवाले से बता रहे थे, टैक्स के हवाले से भी खबरें हैं आज हमारे पास। ये टैक्स नेट में तौसी की जरूरत है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। खाकान अब्बासी साहब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी पहली तकरीर की तो उनकी जो टारगेट्स थे, जो फोकस जो है उसमें एक टैक्स नेट को ब्रॉड करने का भी था, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबकी जो तर्ज जिंदगी है उनकी आमदनी से मुताबिकत हो और टैक्स सबको देना चाहिए, खासकर पार्लियामेंटेरियंस को भी। तो इदारती नोट भी आया है और उन्होंने कहा कि ये बड़ा खुश आइंद स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा जो टैक्स नेट, करंट मुल्क का जो टैक्स नेट है और जो फ्रेमवर्क है इस हवाले से, वो बड़ा पेचीदा है। बजाय उसके कि वो टैक्स की इसकी हसूल को आसान करे, वो मजीद कॉम्प्लिकेट कर देता है, और जो सरमायाकार हैं, बड़े लोग हैं, वो इस जाल से निकल जाते हैं। वो चक्कर होता है, उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे लोग जो है वो निकल जाते हैं गर्दन बचा के, और कुछ लोग जो बेचारे हैं वो फंस जाते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। और फिर इसके 70% विद होल्डिंग टैक्स हमारा देखें ना आप, 5 से 6 हज़ार जो है वो अरब आपकी सदाद है आपके मुल्क में टैक्स जमा करने की, और रेशो क्या है 0.3%, आबादी का टोटल 0.3% जो है बराह रास्त टैक्स दे रहा है, बाकी सब। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 70% विद होल्डिंग टैक्स के मद में हम लेते हैं, जिसका सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। अच्छा नफीस भाई, टैक्स की बात हो रही है कि हमारे यहाँ टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो इतने कम हैं, कोई इसी हवाले से कोई रूल क्यों नहीं बनाया जाता, कोई लॉ क्यों नहीं बनाया जाता? मतलब हर शख्स जो एक अच्छी अर्निंग कर रहा है या कम अर्निंग कर रहा है, बहरहाल उसको टैक्स तो देना है। तो इस हवाले से कोई प्रॉपर, ये सारे पार्लियामेंटेरियंस बात करते हैं, इस हवाले से कोई वाज़े लॉ बना दिया जाए, इस हवाले से कोई वाज़े हिकमत अमली बना दी जाए, क्योंकि हम तो आए दिन भी सुनते रहते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार जो है वो कहते रहते थे कि जी टैक्स रिटर्न्स बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी ले आए हैं, चेक एंड बैलेंस है, अकाउंटेबिलिटी चल रही है, लेकिन अब देखें 18 आ गया है, लेकिन मसला जो का तो बिल्कुल सब आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका शिकवा भी बिल्कुल जायज है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो हमारा बिल था इसका एहतसाब का, पार्लियामेंट्री कमेटी बराए इस्लाहात जो है इलेक्शन ने भी अपनी पूरी कर ली रिपोर्ट। अब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों पर अमल करे, मशावरती अमल, जितना प्रोसेस था 3 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे एहतसाब के अमल में लगा, चाहे इलेक्शन रिफॉर्म्स पे लगा, लेकिन अब इस वक्त आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आ चुकी है, और आपको ये बताएं कि वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब आज सुबह क्योंकि मैं जल्दी में थी तो नाश्ता जो है वो नहीं करके आई, तो मैंने सोचा कि आज आते ही ना पहले ही हम लोग रैपिड रेसिपी देख लेंगे, और आज बन भी बहुत मजेदार सी पेरी बाइट्स रही हैं। अच्छा पसंद है? चल के देखते हैं, हाँ चल के देखते हैं किस तरीके से बन रही है।
चले जी, बड़े डिलीशियस से ये और अनम कह रही थी कि पेरी बाइट देख के इनको रमजान की याद आ गई। और एक बात भी इन्होंने की कि जब भी ये, मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप रूम में आती हैं और ये कुछ भी खा के आती हैं तो उसके साथ ये लगाती है मैं सिर्फ फ्रूट चाट खा के आई हूँ, मैं सिर्फ नाश्ता करके आई हूँ। मतलब खा के आती हैं लेकिन इनका सिर्फ लगाना जरूरी होता है। उसका मकसद ये होता है कि सुबह बहुत मजीद हेल्दी नाश्ता आपको करना चाहिए, लेकिन मैं अगर सिर्फ फ्रूट चाट खा के, दैट मींस कि सिर्फ फ्रूट चाट ही होती है। चलें जी, अब सिर्फ आटे की बात कर लेते हैं हम, और बात हो रही है खाने की। तो आपको बताएं कि मार्केट में मौजूद सनरिज आटा 100% खालिस गंदम से बना है। सनरिज आटा जो हमारे से भी है, ये आटा फाइबर और मिनरल से भरपूर है जो हमेशा सेहत बख्श, नर्म और मुलायम रोटी बनाता है। ये आटा कंकर और मिट्टी से बिल्कुल पाक है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सनरिज आटा के ब्रांड मैनेजर मोहम्मद उमर साहब, उनसे बात करेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर साहब? बस खैरियत। एक बड़ा ही जबरदस्त सा नया आटा आप लोग लेके आए मार्केट के अंदर, लॉन्च कर दिया आपने पाकिस्तान में? जी जी, हमने लॉन्च कर दिया, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, होपफुली अच्छा जाएगा। तो बाकी आटों से क्या मुख्तलिफ है इस आटे में? अच्छा, ये पहली बार पाकिस्तान में दिस इज 100% प्योर चक्की का आटा। तो ये है, इससे खालिस गंदम आटा कहीं नहीं मिल सकता। ये टेक्नोलॉजी है जो पीसा मिल टेक्नोलॉजी होती है, ये बनाई गई थी स्विट्जरलैंड में, हमने इम्पोर्ट करी है यहाँ पे। एंड ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आपका जो 100% जो गंदम की ग़िज़ा होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, वो आपको मिल जाती है अपने आटे के अंदर। अच्छा मोहम्मद उमर, अभी आप बता रहे थे कि उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो कंकर और तमाम जो चीजें होती हैं उसको छान देता है और फिर अलग से, तो फिर इस आटे को तो छानने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती होगी। जी जी जी, बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर कोई डस्ट, कोई कंकर, जैसे आप नॉर्मली एसोसिएट करते हैं आटे के साथ, कंकर वगैरह, इसको बिल्कुल छानने की जरूरत नहीं। बहुत स्मूथ होता है, गूंदने में भी बहुत स्मूथ होता है। अच्छा, गूंदने में थोड़ा सा ये है कि फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, फाइबर जब जिसमें ज्यादा होगा तो थोड़ा सा गूंदने में लाता आएगी, लेकिन इसका अच्छी बात ये सबसे नरम रोटी होती है इसकी। अच्छा, ये बताइए मोहम्मद उमर, क्योंकि आपने बताया कि इसमें फाइबर है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना मुफीद है? क्योंकि फाइबर तो वैसे भी जिनको, एक तो डायबिटिक पेशेंट, दूसरा ये कि जिनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर होता है। इसमें नॉट ओनली फाइबर, इसमें बहुत सारी और भी ग़िज़ाएं हैं, जो विटामिन है, आयरन है, प्रोटीन है, बट इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है इसमें जीरो एडेड शुगर है, तो शुगर है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, जो गंदम अगर नेचुरली अगर आप टेस्ट करें तो वो मीठा होता है नेचुरली। एंड आप ये देखेंगे कि हमारा आटा जो है ना, अगर आप उसका डो थोड़ा सा खा के देखें हल्का सा, तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। जी जी, कच्चा अगर डो मिठास होती है उसमें। अच्छा। वो मिठास इसलिए है क्योंकि गंदम मीठा होता है। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए आप और स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आए, क्या सोच के आपने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाए कि आवाम को बड़ी मुश्किल है, लोग परेशान रहते हैं कि जी किस तरह का आटा हम इस्तेमाल करें? लोगों का कुछ आटा इस तरह का भी होता है कि उसमें आपको एक और लाल आटा मिलाने की जाके लोगों के पेट में दर्द हो रहा होता है, वो ना हो। तो क्या थीम थी, क्या इसके पीछे प्रोजेक्शन थी कि इस तरह का आटा जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए? अच्छा, जब हम ये सोच रहे थे आटा करना, आटा आपको पता है बड़ी मुश्किल मार्केट है क्योंकि सब तो पैसों के ऊपर करते हैं। हाँ। हमने कहा कि नहीं, हम क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। हम हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करा जाता है। हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इतना ऊपर ले गए हैं कि हम बेंचमार्क सेट करेंगे अदर कंपनीज के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम जब भी, जैसे अगर कोई फैक्ट्री में ऑपरेशन चल रहे होते हैं, हम सबसे पहली चीज क्वालिटी और फूड सेफ्टी के ऊपर करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि हमने आटा क्यों लॉन्च करा, आटे का मकसद ये था कि देखें हर ग्रोसरी आइटम जो है आपके घर में सब ब्रांडेड हो चुका है, सब उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। दूध हो गया आपका, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया आपका, कुछ भी हो गया। आटा सबसे, क्योंकि आटा आपका ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, आपका लंच में खाया जाता है, डिनर में खाया जाता है, इवन स्नैक्स में खाया जाता है। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि ऐसे दौर में जहाँ पर लोग इन चीज़ों पर अब यकीन नहीं करते और वो खुद ही से लेके जाते हैं गंदम और जाकर वहीं पर अपना आटा चक्की से जो है वो निकलवाते हैं और आटा उसको बनवाते हैं, जहाँ पर लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं, वहाँ पर आप जो सनराइज आटा लेकर आए हैं, इसमें लोगों के लिए क्या अट्रैक्शन है कि वो इसकी तरफ मार हो? क्योंकि लोग तो हमेशा ये समझते हैं कि अगर हम कोई पैकेट वाला आटा ले रहे हैं तो वो बड़ा मिलावट होगी उसमें और पता नहीं शायद सफेद आटा होगा, वो चक्की वाला आटा नहीं होगा। तो इस तरह के जो खदशात है लोगों के, वो कैसे आप दूर करेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात, जो लोग गंदम लेके चक्की के पास जाते हैं और पिसवाते हैं, वो उसमें सबसे बड़ा मसला ये जो मैंने शुरू में बोला था
चक्की जो होती है वो पत्थर की होती है, पत्थर की होती है। जब उसको ग्राइंड करा जाता है, पीसा जाता है उसके अंदर, तो उसके जो कंकर होते हैं ना वो भी आटे के अंदर जाते हैं। जो धूल होती है क्योंकि वो खुला होता है तो उसके अंदर मट्टी भी जाती है, धूल भी जाता है। और फिर वो जो उसको साफ करने का प्रोसेस होता है ना, गंदम लेके जाते हैं और फिर वो साफ करते हैं। वो साफ इस तरह करते हैं, पानी मार देते हैं बस। अच्छा हाँ, तो वो बस वो साफ नहीं होता। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ये जो है इसके अंदर इतनी 3 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस है। तो इसमें हर चीज, इसके अंदर जो कीड़ा भी होता है जुड़ जाता है। कीड़ा जो है आटे के अंदर खुद पैदा होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर हाइजीन आपके पास टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा आटे को प्योर करती है, साफ करती है, ताकि वो सेहत के उसूलों के ऊपर पूरा उतरे। अच्छा, इस आटे के बारे में बताएं कि डेफिनेटली जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट कर रही होती है तो उसको पता होता है कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है। आपने कहा कि मैं बेंचमार्क्स हम लोग सेट करेंगे कि बाकी आटों के हवाले से। और एक तो ये कि इसका मयार परखने का आप लोगों का प्रोसेस क्या है कि जी ठीक है 3 स्टेप्स तो हैं, लेकिन मयार परखने का प्रोसेस क्या है, फाइनलाइज किधर होता है? देखिए, एक तो ये है कि फैक्ट्री के ऑपरेशंस होते हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको टेक्निकलिटी में जाकर फिर तो वो समझ नहीं आएगी ऑडियंस को भी। आपको इन जनरल बता जनरली ये होता है कि देखें, अगर जब कंज्यूमर को जज कैसे करेगा, एक अब घर है कैसे करेगा। एक तो ये कि नॉर्मल जो सबसे प्योर चक्की का आटा होगा वो गूंदने में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो खुरदरा होगा। अच्छा, क्योंकि फाइबर ज्यादा होता है उसमें, कंटेंट ज्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बेटर फॉर यू क्वालिटी वाइज, हेल्थ वाइज। अच्छा जी, हाई फाइबर होने की वजह से। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे नरम जो रोटी मिलती है ना, एंड जो सबसे डिजायरेबल है रोटी की कि नरम रहे और थोड़े अरसे तक नरम रहे, कि बन के भी 15-20 मिनट आधे घंटे बाद भी नरम रहे। जो नॉर्मल रोटी में जो फाइन आटे की रोटी होती है उसमें नहीं होता ये। चक्की आटे की रोटी बहुत देर तक नरम रहती है। और ये भी बताइएगा कि आपके ये जो सनराइज आटा आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये मुख्तलिफ जैसे कि सफेद आटा भी होता है, जैसे कि चक्की वाला आटा भी होता है, रेड आटा भी होता है, इस तरह के मुख्तलिफ इकसाम है। हर इकसाम में आपके पास आटा अवेलेबल है कि स्पेसिफिकली आप सिर्फ इस ये जो एक आप आटा बता रहे हैं जिसमें हाई फाइबर है, सिर्फ यही वाला आटा आपने? देखिए, हाल सिर्फ चक्की आटा है हमारे पास, और चक्की आटा क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आटा है, तो हमारा जब मिशन ही ये था कि क्वालिटी आटा लॉन्च करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हमें फाइन आटे की तरफ जाना नहीं। फाइन आटा लोग में क्या होता है कि फाइन में वो मिक्स कर देते हैं, वो कलरिंग डाल देते हैं और बहुत अलग चीजें डाल देते हैं, फिर सेहत बख्श नहीं होता इतने। ठीक। अच्छा, हर कंपनी का अपना एक स्लोगन होता है, उसका एक मयार होता है। आप लोगों का स्लोगन क्या है? चपाती रेवोल्यूशन? अच्छा, चपाती रेवोल्यूशन का एक्चुअली ये एक टर्म बन चुका है। अच्छा। हम डिजिटली भी, ये सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई ये चपाती रेवोल्यूशन क्या आप बोले जा रहे हैं। अच्छा, चपाती रेवोल्यूशन का यही था कि देखें, जो मैंने बात कही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट ग़िज़ा मतलब इंग्रेडिएंट आपके घर पे होता ही आटा है, क्योंकि आप यूज कर रहे होते हैं नाश्ते में, लंच में, डिनर में, हर वक्त आप यूज कर रहे होते हैं। किसी ने फोकस ही नहीं करा आज तक, किसी कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया आज तक। हम बोल रहे हैं हम चपाती का रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि हम इसके ऊपर फोकस करेंगे और आपको एक नया प्रोसेस, एक क्वालिटी आटा फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान मिलेगा। जैसे बता रहे थे कि बहुत सी मशीनों से गुजर के ये आटा बनता है, तो इसमें ना तो कंकर होते हैं, ना रेत होती है, ना किसी किस्म की कोई मिलावट होती है, लेकिन आटा इटसेल्फ जब कभी आप कहीं रखते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर खुद ब खुद ही कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये आटा जो इतने प्रोसेस से निकलता है, तो क्या उसके बाद भी इसके अंदर इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें वो पैदा हो सकती हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट चांसेस होते हैं, लेकिन हमारे आटे में चांस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारी पैकेजिंग है वो सील्ड पैकेजिंग है। अच्छा, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, बट पैकेजिंग सील्ड होती है। पैकेजिंग सील्ड होती है तो बाहर का कोई इन्वायरमेंट का कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं लगेगा। आटे में कीड़ा तभी पैदा होगा जब इनिशियली उसको धोया सही नहीं जाएगा जी, वो हम धो लेते हैं। और दूसरा ये कि जब उसको एयर से एक्सपोजर मिलेगा और मॉइस्चर पैदा होगा तो फिर कीड़ा पैदा होगा, वो हम दोनों सर जी हाइजीन के तकाज़ा को पूरा करता है। संजय जाटा हमारे साथ, मोहम्मद उमर से आपका बहुत शुक्रिया। एक नई रेवोल्यूशन लाने के लिए, एक नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड से यहाँ, और आई एम डैम श्योर ये आटा हम लोग जरूर इस्तेमाल, मैं तो जरूर ट्राई करने वाली हूँ। वेल जनाब, यहाँ पर आपको एक ताज़ा अपडेट दें और इस वक्त बताएं कि बाबर एबान जो है वो वेलकम
बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो बात हो रही है गर्मी की तातीलात के हवाले से, जो कि खत्म हो चुकी है और बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। गर्मी की तवील छुट्टियां खत्म होने के कुछ पहले और छुट्टियां खत्म होने के फौरन बाद जो सूरत हाल पैदा होती है, जो बच्चे जिद करते हैं, जो मुतालबात करते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, उस हवाले से आज अपने शो में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और इन तमाम तर चैलेंजेस का साथ पड़ता है माँ बाप को, और माँ बाप के बाद बारी आती है जनाब हमारे बुक शॉप कीपर्स की, जो कि इस तमाम तर किताबों की डिमांड को हैंडल कर रहे होते हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को दुकानदार कैसे डील करते हैं ये सब जानते हैं बुक शॉप के ओनर से। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और हम लोग का ये बिजनेस 1932 से है और किताबों में हम लोगों ने बड़ा टाइम दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम कोर्सेज की बुक्स हैं, पहली से कॉम तक की, ओ लेवल, ए लेवल, सारी बुक्स हैं हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। हमारा तकरीबन होलसेल का काम है, फिर भी हमारे पास माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से कस्टमर इधर आते हैं लेने के लिए माल वगैरह। अभी जैसे अप्रैल गया तो उसमें बड़ा अच्छा सेशन था। अभी फिर छुट्टियां हो जाती हैं, छुट्टियों में तो इतना काम नहीं होता है, बस ये कि हेल्पिंग में कुछ चल जाता है, स्टोरी बुक्स वगैरह ये। बाकी अब स्कूलें खुली हैं तो फिर कोई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अब फिर बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं और दुकानदार, हमारे पास तो दुकानदार ज़्यादा आते हैं, पेरेंट्स कम आते हैं। स्कूल वाले खुद ही हमें ऑर्डर देते हैं, बल्कि खुद आके यहाँ से हमसे ले जाते हैं सारा माल। जितना भी होता है इनकी कोर्स की किताबें सब स्कूल वाले ही परचेज करते हैं, पेरेंट्स बहुत कम आते हैं आजकल। सारा सिलसिला शुरू हो गया है, स्कूलों में बिकती हैं सारी किताबें, वहीं बेचते हैं ये लोग। हम लोग पब्लिशर भी हैं, अपनी भी किताबें छापते हैं बच्चों की, वो भी किताबें चलती हैं हमारी। और गवर्नमेंट की भी किताबें हमारे पास है, सिंध बोर्ड की है, पंजाब बोर्ड की है, सारी किताबें हमारे पास सारी। मतलब फेडरल की जितनी स्कूल हैं वहाँ पे, आगा खान की जहाँ पे एक स्कूल हैं, सब पंजाब बोर्ड की किताबें चलाते हैं, फेडरल बोर्ड की। एक बार फिर से बच्चों की ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में बच्चे कैसा महसूस करते हैं स्कूल जाते वक्त, और सुबह सुबह उठना उन्हें कितना मुश्किल लगता है, सब पर बात करेंगे हम। स्टूडियो में मौजूद माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। थैंक यू सो मच। तो जनाब स्कूल भी खुल गए हैं, तातीलात खत्म हो गई हैं, टीचर्स भी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से। बच्चे जिद करते हैं और बहुत ज्यादा जो है वो जिद्दी भी होते हैं, और सारी हमारे नफ्सियात हैं। आप बताएं कि ये बच्चों की नेचर होती है या वाकई इसके पीछे कोई नफ्सियाती एलिमेंट शामिल है? नहीं, नेचर नहीं, इसके पीछे जो है वो वक्ती नफ्सियाती एलिमेंट होता है, क्योंकि वो 2 महीने बड़े रिलैक्सिंग गुजरते हैं। वेकेशंस होती हैं, बच्चे घूमने फिरने भी जा रहे हैं, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, तो वो आउट ऑफ रूटीन जा रहे होते हैं। अब जब दोबारा स्कूल जाना होता है तो जैसे आप कह रही थी कि स्कूल जाते हुए बच्चे होते तो खुश हैं, लेकिन उनको रूटीन में आते हुए फिर थोड़ा जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि उनको टाइम पे सोना पड़ता है। देन स्कूल हो गया, फिर ट्यूशन स्टार्ट है, फिर वो कारी साहब आ रहे हैं। ये रूटीन वेकेशंस के अंदर बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ होता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो थोड़े दिन तक आप उनको देखते हैं कि वो एक्साइटेड तो बड़े होते हैं लेकिन वो फ्रेश नहीं होते। एक्साइटेड तो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं लेकिन फ्रेश नहीं होते, क्योंकि वो फ्रेश हो नहीं पा रहे होते ना। इनको नफ्सियाती तौर पर बेहतर करने के लिए, इनकी मानने के लिए फिर क्या किया जाए? मतलब किस तरीके से पेरेंट्स को इनको हैंडल करना चाहिए? देखिए ना, हमारे यहाँ मसला ये है कि वेकेशंस में आप बिल्कुल आउट ऑफ रूटीन चले जाते हैं, एंड देन जब आप वापस आते हैं तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। वेकेशंस के अंदर भी थोड़ा बहुत रूटीन ऊपर नीचे चलता है, आधा 1 घंटा, लेकिन बहुत ज्यादा रूटीन चेंज नहीं करना चाहिए। बात यह है कि बच्चे की शख्सियत जो है वो बचपन में ही बनती है। हम कहते हैं 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपकी शख्सियत बन जाती है, तो अगर उसको उस टाइम के अंदर डिसिप्लिन नहीं आता है तो वो उसको बाद में भी नहीं आ सकता। सही। तो अब और दूसरी बात जो आपने जिद की कही कि देखिए जिद तो किसी की भी जब आप बहुत ज्यादा मानना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, आप सारी बातें किसी की भी नहीं मान सकते। सही। नहीं, कुछ बच्चों का टेम्परामेंट भी ऐसी होता है ना, मुस्तकिल जिद करते हैं। ऐसा ही है। अब मैं आज अभी सुबह से ही बात कर रही थी मैं इसी हवाले से कि जब हम छोटे होते थे और हमें पहले दिन स्कूल जाना होता था तो कितना मुश्किल होता था सोने के बाद सुबह
अगर अम्मी को डांट कर उठा देना तो आपका पहला दिन ही स्कूल का खराब होना शुरू हो जाता था। ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए, बच्चों की नफ्सियात से किस तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली तौर पर उस प्रिपेयर नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि नहीं हम पहले दिन नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। माँ बाप का इस सब में क्या रोल होना चाहिए? देखिए ना, आप बहुत दिन से उनको प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। हमारा मसला ये है कि बच्चों को किसी चीज़ के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया जाता। हमें लगता है कि ये बच्चा है, इसको उठाओ, इसको स्कूल भेज दो, इसको बिठा दो, इसको सुला दो। ऐसा नहीं होता। हम उसको सुलाते भी ऐसे हैं, 10 बज के चलो तुम सो जाओ। आप उसको प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है इतने दिन बाद तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और उससे पहले तुम्हें अपना रूटीन इतना चेंज करना है। सुबह उसको स्कूल से उठाने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि उस दिन आपने रात को उसको सुलाना है, राइट? क्योंकि जो लास्ट मैसेज है वो चलता रहेगा उसके दिमाग के अंदर। अब हमारे यहाँ बच्चों के जहन में लास्ट मैसेज ये होता है कि सुबह स्कूल जाना है, अब सो जाओ, और डांट पड़ के वो सोते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग अपने ऊपर ही बात कर सकते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के जहनों में ये होता था कि जी अब 10 बज रहे हैं तो अब अम्मी ने कहना है कि भाई, लेकिन अगर कभी कभी इस तरह के ऑर्डर्स नहीं आते थे और कभी कभी हमें खुली छूट मिल जाती थी कि फुल फ्रीडम आप कार्टून देखें, तो फिर उस वक्त से जो है ना थोड़ा सा जिद भी शामिल हो जाती है कि अच्छा आज इन्होंने हमें फ्रीडम दे दी तो कल हम अपनी मर्जी खुद कर लेंगे। तो ये अनबैलेंस टेम्परामेंट पढ़ाई को थोड़ा सा खौफजदा सा किया हुआ है। मैंने खुद देखा है, इवन मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी देखा है कि बच्चे को पनिश करना, उसको कहते हैं जाओ बुक्स खोल के बैठ जाओ। और बच्चे शुरू हो जाते हैं, फिर वो किताबों से पढ़ाई से बदजन हो गए ना। उसको लगता है कि पढ़ाई जो है वो शायद मेरी पनिशमेंट है, कि जब माँ को गुस्सा आता है कहती जाओ तुम किताबें खोल के बैठ जाओ, जाओ तुम ये करना। चलिए ताहिरा, माओ के हवाले से हम मजीद बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना चाहिए स्कूल जाने से पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि नहीं तो बच्चों के ऊपर जो है वो इन चीजों का बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है कि स्कूल खुल रहा है तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये ट्रेनिंग बड़ी जरूरी होती है। और वैसे भी हम देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने से बच्चों का शेड्यूल तो बदल ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ स्कूल खुलने का सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ता है वो हमारी मदर्स होती है, जिनका की डेली रूटीन जो है वो बच्चों के मुताबिक सेट करनी पड़ती है। स्कूल खेलने के बाद टिफिन बनाना होता है, उनको बहुत से काम होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डेली रूटीन तो टफ होना ही है। सुबह स्कूल के लिए उठाने से लेकर किताबों और स्टेशनरी की शॉपिंग कराने तक हर काम की जिम्मेदारी मदर्स की ही होती है। तो इन मालूम करते हैं कि वो ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। बच्चों की छुट्टियों के हवाले से जो है वो ये छुट्टियां बच्चों की होती हैं तो एक अलग घर में एक अलग माहौल होता है। जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो एक अलग माहौल होता है। 2 महीने की छुट्टियां बच्चों के साथ रहना, उनको टाइम देना और घूमना फिरना बच्चों का। अच्छा, फिर ये होता है कि होमवर्क वगैरह बच्चों को उसकी तैयारी करवाना, समर वेकेशन का जो एक इनका पैक मिलता है वो। अच्छा, शुरू में तो बच्चों का होता है कि बच्चे ज़रा लापरवाही करते हैं और जब स्कूल खुलने वाले होते हैं तो फिर एकदम से उनको होता है कि हमें अपना काम कंप्लीट करना है और हमें अपना स्कूल में वर्क दिखाना है। तो वो भी एक जिम्मेदारी होती है हमारी। बच्चों का ये होता है कि जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि मतलब हमें स्कूल की नई बॉटल चाहिए, मेरे सॉक्स नहीं है। फर्स्ट डे का बहाना भी होता है बच्चों के पास कि आज बच्चे कम आएंगे स्कूल में, और हाँ हम ऐसा करते हैं अम्मा हम कल चले जाएंगे। तो फिर हमें ये होता है कि नहीं, फर्स्ट डे जो है इनकी अटेंडेंस लगती है वो अच्छी होती है और होना भी चाहिए बच्चों को। स्कूल खुलने के बाद तो ये होता है कि बच्चे जैसे सुबह कुछ बच्चों की वैन 6 बजे आती है, कुछ बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, लेकिन उनको 5:30 पे उठना पड़ता है। अब ये है कि जैसे अब स्कूल इनके स्टार्ट हुए हैं तो अब इनके असेसमेंट शुरू हो जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन करवानी है, उसकी इनकी तैयारी में वो टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अब ईद भी आने वाली है। अब बच्चों को बकरा ईद की खुशी भी होती है और पेपर्स का गम भी होता है, साथ में के पेपर्स भी होने वाले हैं। तो मैं तो मतलब मेरा अपना ये कहना है कि या एग्ज़ाम जो हैं वो ईद के बाद ले लिए जाएं या फिर फौरी समर जैसे ख़त्म होता है स्टार्टिंग में ले लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो फिर उधर भाग रहे हैं, वो बकरा आ रहा है, गाय आ रही है, ऊँट आ रहा है मोहल्ले में, ये एक बहुत शोर होता है। एक तो हर दूसरे दिन बच्चों की पार्टी होती है, नहीं भी होती तो वो करते हैं कि हमारी कल पार्टी है, मम्मा मैक्रोनी। अच्छा, मेरा ये है कि मैं खुद शेफ़ भी हूँ और मेरा अपना कैटरिंग भी है, तो मुझे उस हवाले से वो आज आपने ये पकाया है, कल आपको ये पकाना है, आप रात में मुझे ये पकाने की मैक्रोनी देंगी, स्पैगेटीज देंगी। तो ये चीज़ें बच्चों के शौक़ होते हैं जो पेरेंट्स को पूरे करने पड़ते हैं और वो कोशिश करती हूँ मैं कि वो पूरे करूँ बच्चों की। आप कोई काम करने जाए ना किसी भी हवाले से तो वो मुश्किल नहीं होता, बशर्ते कि आप इंटरेस्ट होनी चाहिए काम के अंदर।
बच्चों के स्कूल के खुलने के बाद ये होता है कि बस बच्चे ज़रा पहला दिन होता है मुश्किल, फिर उसके बाद तो जो है बच्चे वो जाते हैं और फिर बस वो वहाँ की जो असाइनमेंट मिलती हैं वो उनके लिए बस ज़्यादातर भाग दौड़ होती है कि बच्चों ने ये लेके आना है वो लेके जाना है। और बस आज भी हम इसी सिलसिले में जो है यहाँ पे घूम फिर रहे हैं कि वो कुछ चीज़ें हैं इनको चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। असाइनमेंट दी जाती है तो फिर उसमें ये मसला होता है कि कुछ चीज़ें मिल जाती कुछ नहीं मिलती हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो उन्हें तो नहीं समझ आती, वो तो चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए हमारी। ये तो जब स्टार्टिंग होती है क्लासेस स्टार्ट तभी हर चीज़ खरीद ली जाती है ना। तो लड़के तो जो होते हैं फिर भी थोड़ा वो कर जाते हैं, लेकिन लड़कियां माशाल्लाह से उनको पता है हर चीज़ में उनको तो जो है मैचिंग चाहिए होती है ना। उन्हें भी अपनी फ्रेंड से मिलने का बहुत होता है कि इतने 2 मंथ की जो छुट्टियां होती हैं फिर उसके बाद जाती हैं तो ज़्यादा उनको, और लड़कों का इतना ख़ास नहीं होता। तो जनाब देखें क्या कितनी मज़े का ये पैकेज था और सारी वही बातें करी थी जिस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। और मैं और अनम यही बात कर रही थी कि अनम मुझे बता रही थी कि इनको भी पहले दिन जाना कोई खास अच्छा नहीं लगता था। उसकी वजह आप क्या बता रही थी कि पहले दिन कोई नहीं आता स्कूल। पहले दिन स्कूल का भी एक मसला होता था, दूसरा ये कि जब छुट्टियां 2 महीने की थी, नानू के घर रहते थे, वहाँ पर मजा करते थे तो ऐसा लगता था जिंदगी कितनी हसीन है। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही पता चलता था कि जनाब स्कूल खुल रहे हैं तो ऐसा डिप्रेशन से तारी हो जाता था कि पता नहीं वापस दोबारा उसी रूटीन में, और कहीं वही वाली टीचर जो हमें बुरी लगती थी वही दोबारा हमारे साथ हमारे नफ्सियात भी बैठी हुई, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये एक नेचुरल सी फीलिंग है, खुशी भी होती है जब आप कोर्स लेने जाते हैं, अपना यूनिफॉर्म खरीदने जाते हैं, तब आप ऐसे एक्साइटेड हो रहे थे जैसे पता नहीं आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और कल टीचर ने कह देना है तो आपने स्कूल चले जाना है। लेकिन स्कूल जाने की जिस दिन बारी आती है, जिस दिन पता होता है आज स्कूल खुलने, उस दिन नेचुरली या मतलब क्या ये किस तरह की सिचुएशन होती है, किस तरह की स्टेट ऑफ माइंड होती है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगी? लेकिन हम कि वो एक्साइटेड होते हैं कि स्कूल खुल रहा है, अपने दोस्तों को मिलेंगे। आप बहुत आम देखें बच्चों में ये एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, जहाँ वो नानी दादी खाला के घर रह के आ रहे थे वहाँ ये एक्साइटमेंट भी होती है कि मैं अपने दोस्तों को मिलूंगा और मैं अपने दोस्तों से बातें शेयर करें। मतलब मैंने छुट्टियों में किया मैं कहाँ गया हूँ, वो एक्साइटमेंट अपनी जगह पे होती है। लेकिन फिजिकली बच्चे भी थकते हैं, राइट? अब उसने पूरे 2 महीने एक बिल्कुल अब्रप्ट सी रूटीन गुजारी है। अब एक दिन पहले आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सो जाओ, तुम सुबह टाइम पे उठो और फ्रेश होके स्कूल जाओ, तो वो बच्चा बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, राइट? अब वो एक्साइटेड तो है लेकिन वो थका हुआ भी है। अच्छा, बच्चों को एक्साइटेड रखने के लिए तो ये फॉर्मूला है कि आप उनको नई नई चीजें दिला दो, जो वो कह रहे हैं कि जी हमें अब नए नए बैग चाहिए, नई ज्योमेट्री चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, आप उन्हें दिला दो तो बच्चे एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि अच्छा पहले दिन हम जाएंगे, पढ़ेंगे अपनी नई किताब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन वो बच्चे जिनके माँ बाप की इन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते और वो इसी सोच के साथ वापस जाते हैं अपने स्कूल में कि जी आज हमारे पास अब नई किताब नहीं है मौजूद, या हमारे बस जैसे मेरे दोस्त के पास मौजूद है, ऐसे बच्चों के माइंड पर किस तरह के असरात पड़ते हैं, कितना मुश्किल होता है उनका स्कूल में जाके दोबारा अपने आप को बाउंस करना। देखिए ना, एक तो ये ओवरऑल माशरे में रुझान बढ़ रहा है कि हमने एतमाद को और कॉन्फिडेंस को अटैच कर दिया चीज़ों के साथ। ठीक, तो वही चीज़ हमें बड़ों में भी नज़र आती है, वो बच्चों में ही नज़र आती है। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ है तो मेरी शख्सियत में एतमाद है। बच्चों का भी यही होता है कि अगर वो नई बुक्स लेके जा रहा है तो वो साथ वाले बच्चे के साथ बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है, वरना उसको फील होता है कि ये चीज़ मेरे दोस्त के पास है और मेरे पास मुझे नहीं पुरानी है। पुरानी दिला दी या नहीं दिलाई, राइट? क्योंकि वेकेशंस के बाद थोड़ा सा कम रुझान होता है नई चीज़ों का, बड़े कम बच्चे लेकर आते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का बड़ा ब्राइट रोल है यहाँ के ऊपर कि उनके पास बड़ा स्कोप होता है कि वो बच्चे को ये सिखा सके कि उसकी पर्सनैलिटी या उसके खुश रहने के लिए चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? चीजें खुशी जरूर देती हैं लेकिन सिर्फ चीजों से खुशी नहीं आती है। और रूटीन आप पहले देखें, हर चीज में बच्चा हो या बड़ा हो, मेंटली प्रिपेयर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ताल्लुक जो है वो पेरेंट्स से, आपके घर से और एनवायरनमेंट से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थी और बड़े मजे की उन्होंने बात बताई। और ना आज का जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक पे हम जितनी भी बातें करते रहे ना उतनी कम है, एक एक बात याद आती रहेगी कि इस क्लास में क्या हुआ था, उस क्लास में क्या हुआ था। बिल्कुल। तो जनाब, नई क्लास और नई किताबें की सारी चीजें कैसे पुरानी हो सकती है। नई क्लास के लिए नया बैग, नया यूनिफॉर्म, नया स्टेशनरी बॉक्स और नई वाटर बॉटल स्पेशली, वो जो है वो तो जरूर लेनी पड़ती है। वो तो ऑफिस में मैं इतनी खोती हूँ, स्कूल से आदत लगी हुई है। और ये तमाम चीजें मिलती हैं स्टेशनरी शॉप से, जहाँ आजकल वालिदैन का अपने बच्चों के साथ खूब रश लगा है। आइए स्टेशनरी शॉपकीपर से मालूम करते हैं कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं माशाल्लाह 20 साल से इस बिज़नेस से हूँ।
और ये है कि अभी स्कूल खुल रहे हैं, तो स्कूल खुलने से पहले 2 महीने की आपको पता है छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, उस टाइम पे जो बच्चों का क्रेज़ वगैरह जो होता है वो इस पे होता है। फिर ये है कि जैसे जैसे स्कूल खुलने में 10-15 दिन का टाइम बचता है तो फिर वो पब्लिक का माइंड जो है फिर वो डाइवर्ट हो जाता है कि अब स्कूल की तैयारी करें, न्यू बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, लंच बॉक्स हैं, पेंसिल बॉक्स हैं, कलर्स की वैरायटी है, इसी में कुछ यूनिक चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं तो वो भी चलती रहती है, तो फिर हम उसी का स्टॉक ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे कैरेक्टर ज़्यादातर लाइक करते हैं, जैसे बॉयज़ हैं तो बॉयज़ बेंटेन है, स्पाइडरमैन है, मिनियन का कैरेक्टर है, आजकल कार्स का कैरेक्टर ज़्यादा चल रहा है। इसी हिसाब से गर्ल्स है तो गर्ल्स ये बारबी है, डोरा है, अल्सा वगैरह है, इस तरह के कैरेक्टर ज़्यादा यूज़ करती हैं। फिर बच्चों का कॉम्बिनेशन भी यही होता है कि हमें बैग भी ऐसा ही चाहिए, बॉटल भी यही इसी कैरेक्टर में चाहिए, तो पूरा अपना एक सेटिंग बनाते हैं, हर चीज़ उसी कैरेक्टर की हो जाए, पेंसिल बॉक्स हो जाए। तो बॉयज़ उसी तरह अपने बेंटेन या उसको स्पाइडरमैन लेके जो है अपनी पूरी रेंज पूरी करते हैं। तो बच्चों में कैरेक्टर कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो इस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हमें वो सुपर हीरोज़ के कैरेक्टर वगैरह चाहिए, इस तरह के। पहले इस चीज़ नहीं था, पहले तो जो दे दो वो चल जाता था, ना कोई कैरेक्टर का क्रेज़ था। अब तो वैरायटी भी इतनी है कि 50 किस्म के बॉक्स हैं, 25 किस्म की बोतलें हैं, बैगों में इतनी वैरायटी है, तो अब बहुत ज़्यादा वो सेलेक्टेड वैरायटी हर चीज़ की पूरी है। पहले तो बच्चों को कोई भी बैग उठा के दे दो तो चल जाता था, आजकल तो वो अपनी डिमांड के हिसाब से चलता है। वो दफ़ा का ये सीज़न चलता है, जैसे कि एक तो दिसंबर में स्कूल चेंज होते हैं, क्लासेस चेंज वगैरह होती हैं, तो जब ये क्रेज़ आता है फिर दोबारा वो 1-1.5 महीने तक चलता है। फिर जून जुलाई में छुट्टियाँ हो जाती हैं तो दोबारा टॉयज़ पे ध्यान आ जाता है। फिर दोबारा जब ये अभी छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो बहुत से सेक्शन होते हैं जो छुट्टियों के बाद भी चेंज होते हैं, तो एक दोबारा दूसरा सीज़न इसमें ये आता है। सो ये पैकेज देख के हम भी फ्लैशबैक में चले गए हैं। सो वी मिस आवर स्कूल एंड आवर टीचर्स। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और हम स्कूल कर रहे थे, जाने की बात कर रहे थे, तातीलात की बात कर रहे थे, और ये सब जब ही मुमकिन है कि अमन अमान से हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमारे लिए अलर्ट रहती हैं ताकि हम अमन से चैन से पढ़ सकें। तो आपको बताएं कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों के एतराफ़ में आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट देखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पख्तूनख्वा पुलिस ने एक एडिशनल आईजी और 2 डीआईजी समेत 1400 से ज़ायद जवानों की कुर्बानियां देकर मुल्क और सूबे में अमन का क़याम मुमकिन बनाया है। हम में से कोई भी आदमी कभी भी पीछे नहीं रहा। अगर एक आदमी शहीद हुआ है तो फिर उसकी जगह 4 और आदमी आ गए हैं। ट्रैफिक का हादसा हुआ है तो ट्रैफिक में जहाँ पे एक पॉइंट पे बम ब्लास्ट हुआ है तो उसी वक्त वहाँ पे 3 आदमी और आ गए हैं। साबिका आईजी नासिर खान दुरानी के दौर में पुलिस शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए योम शोहदा का आगाज किया गया। जो आज का दिन है उसका हम आगाज इस तरह से करते हैं कि हम जाके उनके मज़ारों पे, उनकी कब्रों पे जाके हम उनको सलामी पेश करते हैं। सलामी पेश करने के बाद उनके घर जाते हैं, उनके लिए जाके फातिहा पढ़ते हैं। 17 अगस्त 2008 को शहीद होने वाले कांस्टेबल इसहाक खान का बेटा वकास अहमद आज पुलिस फोर्स में है और उसी जगह ड्यूटी सर अंजाम देना चाहता है जहां इसके ड्यूटी की थी। जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए तो उसी दिन मैंने ये अहद किया हुआ था कि जो कुर्बानी उन्होंने दी है अपने वतन के लिए वो यहाँ से चले गए, लेकिन वही कुर्बानी का जो जज्बा है वो अभी मुझ में भी है। अल्लाह ताला यही जज्बा आगे भी हम ले जाके रहेंगे। पुलिस फोर्स में शोहदा के बच्चों की शमूलियत इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आमिर जमील, आज न्यूज़, पेशावर। और यौम शोहदा पुलिस पर बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर से वीडियो लिंक पर इस वक्त मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक रोजीना अल्ताफ। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोजीना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। रोजिया जी रोजिया, आज आप हमारे
और यौम शहदा जो है वो मनाया जा रहा है और तमाम जो शहीद हैं हमारे मुल्क के उनको खराज तहसीन पेश करने जो है वो आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, डेफिनेटली एक पुलिस एहलकार कोई भी हो उसकी ड्यूटी बहुत है, लेकिन ये मौत से लड़ जाने का जज्बा उनमें किस तरह से आता है? उनमें इस तरह से आता है, सबसे पहले तो मैं इन तमाम शहदा को, KPK के तमाम शहदा को सलाम पेश करती हूँ। आज 4 अगस्त है और ये 4 अगस्त शहदा के नाम से मौजूद है। इनको मैं सलाम पेश करती हूँ। इन शहीदों का जज्बा, हौसला, फर्ज शनासी पूरी कौम के लिए मिशल रहा है। आज के दिन हम अहद करते हैं कि मुल्क को कौम की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की बेहतरीन खिदमत के लिए हम आइंदा भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं दूँ कि जब हम कैजुअल में होते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर इतना जज्बा नहीं होता। जिस वक्त हम अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ये सरकारी यूनिफॉर्म है, हम अपने शोल्डर्स पे स्टार सजा लेते हैं, तो हमारी अंदर की जो सोल है, जो हमारा उसमें इतना जज्बा, इतना सरशारी आ जाती है कि हम यही कहते हैं कि हम अपने मुल्क कौम के लिए लड़ जाएं, अपनी जानों का नजराना पेश करें, खून बहा के अपने कौम को, अपने मुल्क को, अपने सूबों को, अपने शहरों को एक पीसफुल माहौल दें। और वो आज हमने किया है। बिकॉज जितने भी हमारे शहदा हैं KPK के, इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। अगर ये खून ना बहाते, अगर ये कुर्बानी ना देते, तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। और आज हम उन याद में जो दिन मना रहे हैं वो इसीलिए है, ये उनके लिए ट्रिब्यूट है कि आज वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। ये उन्हीं की वजह से है कि हमारा भी जज्बा इतना ज़्यादा होता है कि हम ये चाहते हैं कि जिससे उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो आने वाले दिनों में हम भी कुर्बानियाँ दें और आने वाली नस्ल इस बात को, उनको ये मैसेज कन्वे करें कि कुर्बानी होती है और कुर्बानी के बाद जो हमें चीज़ मिलती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने रोज़िया साहिबा। डेफिनेटली आज का दिन शोधा के नाम से मंसूब कर दिया गया है और बिल्कुल नहीं भूले हैं। उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ साथ हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के हवाले से भी कुछ बात करते हैं कि आज के दिन उनकी फैमिलीज़ के हवाले से आप लोगों के डिपार्टमेंट से किसी किस्म की कोई तकरीब मुनक़िद की जाती है, किसी किस्म की उनकी फैमिलीज़ के पास जाया जाता है, उनके पास कोई इस तरह का इंतज़ाम होता है? जी बिल्कुल, इस तरह है। मैंने आपको पहले बताया है कि आज 4 अगस्त है और ये 4 अगस्त का जो दिन है इन्हीं शहदा के नाम से हमने मौसूम कर दिया है। इसके लिए बाकायदा हम इनकी फैमिलीज़ को इनवाइट करते हैं। आज जो पेशावर में एक निश्तर हॉल है, तो उसमें हमने इनकी फैमिलीज़ को बुलाया हुआ है, इनवाइट किया हुआ है। इनकी फैमिलीज़ में इनके बच्चे हैं, इनकी मिसेस हैं, इनके और भी जो रिश्तेदार हैं वो इंशाल्लाह आएंगे। इसके लिए एक बाकायदा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम मुरतब किया गया है और इसको हम बाकायदा अरेंज किया गया। आज निश्तर हॉल में है जो 7 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन हमारी डिप्लॉयमेंट इंशाल्लाह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। हमारी ट्रैफिक के वार्डन्स हैं वो भी बाहर ड्यूटी करेंगे, तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और अंदर की तरफ जो ऑपरेशन की जो डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटीज़ है वो भी इंशाल्लाह करेंगे और ये सारे लोग और हम इंशाल्लाह इन शहदा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। अच्छा रोज़िया साहिबा, डेफिनेटली ट्रिब्यूट तो आज हम पेश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। हम देखते हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया गया है। इस साल बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया पुलिस एहलकार को, जिनमें ट्रैफिक एहलकार भी शामिल हैं। तो डेफिनेटली शहादत का जज्बा, मुल्क के लिए लड़ने का जज्बा हर शख्स के अंदर मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेज में तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ को इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई इकदाम तो करने चाहिए। उस हवाले से क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है कि हम मजीद सिक्योर बना सकें इनकी लाइफ्स को? इनकी लाइफ को इंशाल्लाह सिक्योर बनाने के लिए हम इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे जो स्कूल्स हैं जिसमें इनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन मौत बरहक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम शहीद हो जाते हैं, लेकिन जो इनकी फैमिलीज़ हैं जो बाद में इनके पीछे रह जाती हैं, तो उनके लिए बाकायदा हमारी हुकूमत, हमारा डिपार्टमेंट, हम खुद मिल के इतना अच्छा इनके लिए काम करें। इनके लिए जॉब्स का अरेंजमेंट हो जाता है। जो शहीद हो जाते हैं उनकी औलाद इस काबिल है या इस एज पे होती है कि वो जॉब कर सकें, तो उनको ASI रख लिया जाता है, उनको कांस्टेबल्स रख लिया जाता है और इनकी बाकायदा इनकी एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाता है।
और भी बहुत ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, वो हाईएफ ने इसको इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करेंगे और जो आगे वक्त जाएगा ज़ाहिर शहादत तो होगी और शहादत के बाद इनको जो हमने देना है होता है अच्छा वो इंशाल्लाह हमारी तरफ से होगा। बिल्कुल रोज़िया साहिबा, ये तो ऐसी बात है ही कि आज यौम शहदा मनाया जा रहा है और जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स उठाए भी हैं कि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी जो है ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन कुछ पॉलिसीज भी जो है वो इस हवाले से होनी चाहिए कि उनकी लाइफ को इंश्योर किया जा सके। आखिर में हम चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी खातून हैं, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन खवातीन के लिए जो इस वक्त आपको देख रही हैं, हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहूँ, अपने मुल्क और कौम के लिए डट जाएं। दहशतगर्दी का सामना तो हम कर रहे हैं, जैसे मैं फीमेल अफसर हूँ तो अपने मेल ऑफिसर के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ। मुझे ये खौफ नहीं है कि नहीं मैं मर जाऊंगी, नो, मैंने जो वर्दी सजाई है इस पे, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, वो आप लोगों के लिए भी, तमाम मुल्क के लिए इंस्पिरेशन है। तो आप डर जाएं दहशतगर्दी के सामने। आज आप अपना खून देंगे तो कल आने वाली नस्ल इसको फॉलो करेगी। ठीक है, रोज़िया साहिबा बात कर रही थी आज यौम शहदा के मौके पे और उनका यही कहना था कि आप कौम के लिए डट जाएं, खुलकर लड़ें और इंस्पिरेशन है। खुद भी वो एक विमेन है और किस तरीके से बहादुरी का उन्होंने आज मुजाहिरा किया। और हमारे गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से भी तमाम शुदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा आज हमारे मुल्क में एक नया बड़ा सियासी दिन है, आज एक नई काबीना तश्कील दी गई है, तो हम यही दुआ करेंगे काबीना अच्छा काम करे और अपने गोल्स अचीव करे। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुलाकात होगी मंडे को सेम टाइम सेम चैनल पर और कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और एंजॉय योर वीकेंड एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।